Hello students, I am Dr. Mahima Gupta, Assistant Professor in ABST from SD Government College, Biawar. बीकॉम पार्ट सेकंड FADM की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में ये डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस प्रकार से काम करती है, ये कैसी टेक्निक है, इसमें हमने ये देखा कि हम वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं। वेरिएंस जो होता है वो प्रमाप और वास्तविकता का अंतर है। प्रमाप और वास्तविक जो भी तथ्य हैं उनके बीच में जो अंतर होता है उसे हम विचरण वेरिएंस के नाम से जानते हैं, और वो वेरिएंस कैलकुलेट करके हम उसके कारणों का पता लगाते हैं और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। हमने विचरण को कई आधारों पर डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफाई किया। उस क्लासिफिकेशन में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है वह है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पर हमने वेरिएंस को दो भागों में बांटा था, लागत विचरण यानी कॉस्ट वेरिएंस और सेकंड सेल्स वेरिएंस यानी विक्रय विचरण, जिसमें से हम यहाँ पर इस वीडियो में लागत विचरण यानी कॉस्ट वेरिएंस के प्रथम तत्व यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वह मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट और मटेरियल की वास्तविक लागत के अंतर को व्यक्त करती है। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इफ द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला कम्स पॉजिटिव देन इट इज़ फेवरेबल। यानी यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट कम होगी तो हमारा जो वेरिएंस आएगा दैट विल बी फेवरेबल, एंड वाइस वर्सा। यानी यदि हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होगी देन इट विल बी एडवर्स और अनफेवरेबल वेरिएंस। इस सामग्री लागत विचरण को यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम फिर से सब डिवीज़न करते हैं। यानी ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वह किन किन अंगों से मिलकर, किन किन वेरिएंसेस से मिलकर बनता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वह मेनली दो वेरिएंसेस से मिलकर बनता है। एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड द अदर इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यानी हमारी जो कॉस्ट में डिफरेंस आया है वो क्या मटेरियल की प्राइसेस में डिफरेंस के कारण आया है, या हमने मटेरियल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा यूज़ किया है इसके कारण आया है, या दोनों को मिलाकर हमारी टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये दो तरीके के वेरिएंस मिलकर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को बनाते हैं। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। वन इज़ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड अदर इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। लेकिन यदि हम मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं तो हमारा जो मटेरियल का मिक्स वेरिएंस भी उत्पन्न हो जाता है। यानी हम अलग अलग मटेरियल्स को किस रेशियो में यूज़ करते हैं उसके कारण भी हमारा जो रेशियो यूज़ किया जाना चाहिए और जो रेशियो हमने यूज़ किया है एक्चुअली उन दोनों के डिफरेंस के कारण भी वेरिएंस उत्पन्न हो सकता है। तो यदि हम मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं तो हमारा जो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसके फर्स्ट जो हमने दो पार्ट किए वे पार्ट तो होंगे ही। ये जो सेकंड वाला पार्ट है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसको हम फर्दर दो भागों में बांट देते हैं। वन इज़ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड अदर इज़ मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस। आ रहा है आपको समझ में? मैंने क्या क्या बात की आपसे कि मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। वन इज़ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड अदर इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अगर हम मटेरियल
एक ही तरीके का, एक ही क्वालिटी का, एक ही किस्म का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो केवल एक ही प्रकार की रॉ मटेरियल से बन रहा है, देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों की टोटल जो होगी दैट विल बी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन यदि हमारा मटेरियल जो है वो अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग किस्मों का, अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, देन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस विल बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड अदर इज़ मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस। अब हम बात करते हैं कि पहले हम बात कर रहे हैं कि जब एक ही तरीके का मटेरियल यूज़ हो रहा है, यानी हमें केवल 3 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। वन इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड इज़ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड थर्ड इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यानी केवल हम इन 3 वेरिएंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। इन 3 वेरिएंस के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स कैलकुलेट करने होते हैं, कुछ फैक्ट्स कैलकुलेट करने होते हैं जो कि इन तीनों ही वेरिएंस की कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं। तो आज मैं आपको मेनली इन फैक्ट्स के बारे में ही बताने वाली हूँ। इन जो वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आपसे बात करती हूँ कि इन फॉर्मूलाज में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, उन टर्मिनोलॉजी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनको किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेनली क्या होती है, जो हम एक्चुअल प्रोडक्शन करने जा रहे हैं या जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड। सपोज़ वी आर गिवन कि हम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। कितना यूनिट्स का? 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था और उसके लिए हमें मटेरियल दिया हुआ था 1000 यूनिट्स, यानी 10 यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्टिव यूनिट्स हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वह क्या हो गई, यदि हमारा प्रोडक्शन जो है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वह 100 यूनिट्स ही होता है, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल बी 1000 यूनिट्स। बट यदि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वह 100 यूनिट्स के प्लेस पे 120 यूनिट्स होता है, हमने 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल बी 1200 यूनिट्स, यानी 10 टाइम्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी क्या समझ में आया आपको कि हमें क्या करना है, इस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कितनी क्वांटिटी यूज़ होनी चाहिए, यानी आइडियल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देन एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होती हैं जनरली। इफ़ नॉट गिवन देन वी आर टू कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी। तो वो एक्चुअल क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। थर्ड वन इज़ स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मीन्स जो प्राइस एक्सपेक्टेड थी, यानी प्रोडक्शन से पहले जो प्राइस डिसाइड की गई है, ये भी क्वेश्चन में दी हुई होती हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ एक्चुअल प्राइस। तो देखिए मैं इन सभी फैक्ट्स को वन बाय वन आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला फैक्ट है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये टर्म्स आप यदि समझ लेंगे देन आपको केवल और केवल फार्मूला अप्लाई करना रिमेनिंग रहेगा। उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी इफ़ आप ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं, एक्चुअल प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कैसे ज्ञात करते हैं, ये चारों ही टर्म्स यदि आपको पता चल जाएगी then you have to only apply these terms or these quantities or these prices and formulas only and you will get the answer। तो आपको सबसे मेन बात इन सभी फैक्ट्स को समझना है। तो सबसे पहले बात करती हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जनरली हमें क्वेश्चन में दी हुई होती हैं, बट
स्टैंडर्ड क्वांटिटी यदि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेम होता है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है वही काम में आती है। अदरवाइज यदि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन चेंज है then it will be calculated by this formula standard quantity for standard production divided by standard production multiplied with actual production। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि हमें 1000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर 100 यूनिट्स और हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 120 यूनिट्स, तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई 1200 यूनिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यानी हमारे पास जो 10 यूनिट्स हमें ईच प्रोडक्टिव यूनिट्स के लिए चाहिए। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यदि हमारा 120 यूनिट्स है देन वी हैव टू गो फॉर 1200 यूनिट्स, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी हो गई 1200 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई होती है, लेकिन कभी कभी हमें वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एट्सेट्रा दिया हुआ हो, देन वी हैव टू कैलकुलेट द कंजम्पशन। जो कंजम्पशन हुआ है वही एक्चुअल क्वांटिटी होगा। एंड कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से आता है। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज कंसिडर्ड एज कंजम्पशन। उसके बाद में थर्ड जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस भी हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। कई बार हमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई हो सकती है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट की स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। एंड द एक्चुअल प्राइस, यदि एक्चुअल प्राइस भी हमें क्वेश्चन में टोटल दी हुई है तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विल बी योर एक्चुअल प्राइस। तो इस तरीके से इन सभी फैक्ट्स को हम डिसाइड करते हैं और फिर इन फैक्ट्स को हम फार्मूलाज में अप्लाई करके कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूलाज के बारे में बात करूँगी। अभी आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, इन सभी टर्म्स में डिफरेंस क्या क्या है, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की, जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी है। क्योंकि यदि हमने इनमें से किसी एक टर्म को रॉन्गली इंटरप्रेट किया, गलत कैलकुलेशन कर ली, तो हमारे फॉर्मूला में भी गलत वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी और उससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन टर्मिनोलॉजी को, इन फैक्ट्स को कैलकुलेट करना सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज के बारे में बात करूँगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।